आज की इस पुरवकार तकरीब का एक अहम हिस्सा सकाफती प्रोग्राम भी है। इस तकरीब में पहली पेशकश हमारे बासलाहियत असातिज़ा इकराम की ज़रिए पेश होने वाला ड्रामा है। उस ड्रामे का मौजू है मुस्तकबिल की शाहराएं। मैं हाज़रीन से दरख्वास्त करती हूँ नहायत ही खामोशी और दिलचस्पी के साथ इस ड्रामा मुस्तकबिल की शाहराएं से लुत्फ़ अंदोज़ हों। लीजिए हज़रात, ड्रामा पेशे खिदमत है। अरे हे रजुआ की माई, ए रजुआ की माई, लड़कन के रिजल्ट निकले एक हफ्ता हो गई बा तो के और तोरा इ नलायकन के कोनो फिकर उकर नाही कि आगे का करे की चाही। अरे हम गवाह जाहिल, हमका का मालूम आगे का करे के चाही। अरे तो हम कहाँ बहुत पढ़ल लिखल है, तू तो भला हो रियाज मास्टर साहब के बाबू चुन्नी बजरिया में मिल गई नी और तहरे दोनों लड़कन के पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछे लगनी कि 10वीं और 12वीं के दोनों लड़कन आगे कौने कॉलेजवा में और कौने कोर्सवा में एडमिशन लिहा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो, मास्टर साहब से ही पूछ लेवा के चाही कि दोनों लड़कवन के का करावे के चाही। अरे अल्लाह मियाँ की बंदी, मास्टर साहब तो खुद ही हमके बहुत बढ़िया रास्ता बताई हा। कहीं हा 31 दिसंबर अलहम्द स्कूलवा में करियर गाइडेंस के बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, वही चला जा तार को उलझन दूर हो जाए। ये तो बहुत बढ़िया बात बतौला। कल हम सबन अलहम्द स्कूलवा में सही समय पर पहुंच जाए। चला सबन। ये माइक निकलवाना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मेरा बच्चा जो है 10वीं पास कर चुका है और वो चाहता है कि आर्ट्स में एडमिशन ले। इस ताल्लुक से मैं ज़रा इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। जी ठीक है, आपका बच्चा आर्ट्स के फैकल्टी में है। हमारे यहाँ मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर है मोहम्मद सर। आप उनके पास जाके आर्ट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें। जी बताएं। सर, मैं ये जानना चाहता था कि मेरा बच्चा जो है 10वीं के बाद जो है आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहता है, इसके ताल्लुक से कुछ रहनुमाई करें। आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक ऐसी फील्ड का इंतखाब किया जिसके ताल्लुक से आम तौर पर ये गलतफहमी फैली हुई है कि आर्ट्स के फील्ड की कोई अहमियत नहीं है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं आपके सामने जो है 10वीं के बाद आर्ट्स के शोबे में जो कोर्सेज मुतारफ़ कराए गए हैं उन कोर्सेज में से चंद कोर्सेज के बारे में आपको तफसीली मालूमात फराहम करूँगा। सबसे पहले तो देखिए, 10वीं पास करने के बाद आपका बच्चा जो है 11th आर्ट्स में एडमिशन ले ले। 11-12 आर्ट्स से करे और उसके बाद 11-12 करने के बाद बहुत सारे आर्ट्स के ऐसे कोर्सेज हैं कि अगर वो उनमें मेहनत करे और दिल और लगन के साथ उसकी पढ़ाई करे तो वो उस मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है और ऐसा मकाम हासिल कर सकता है जिसकी वजह से उसकी मुआशी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी। उसके अलावा लाइब्रेरी साइंस का एक कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है लाइब्रेरी साइंस का,
अगर आपका बच्चा चाहे तो 10वीं पास करने के फौरन बाद वो लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिप्लोमा कर ले। अगर वो लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर लेता है तो किसी भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो लाइब्रेरियन की पोस्ट उसको मिल जाएगी, लाइब्रेरियन की जॉब उसको मिल जाएगी और इस तरह से उसका कैरियर ताबनाक बन सकता है। इसी तरह से एक है जर्नलिज्म के अंदर, यानी जिसको सहाफत का डिप्लोमा कहा जाता है। अगर आप उसमें अगर अपने बच्चे को दाखिल करवाते हैं और वो बच्चा जर्नलिज्म का डिप्लोमा कर लेता है, सहाफत का डिप्लोमा कर लेता है, तो वो न्यूज़ रिपोर्टर बन सकता है, किसी अखबार का या किसी मुजल्ले का नामानिगार बन सकता है और टीवी का एंकर भी बन सकता है। उसके अलावा जो है, आप अगर तालिबात हैं तो उनके लिए फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स है, वो डिप्लोमा फैशन डिज़ाइनिंग का कर सकते हैं, खुद का बुटीक खोल सकते हैं और बुटीक खोल कर जो है वो खुद कफील बन सकते हैं। सर, जैसा कि आसपास के लोगों से सुना है और बहुत सारे लोग ये बोलते भी हैं और आर्ट्स में आना भी नहीं चाहते कि आर्ट्स करने के बाद आमतौर पर लोग बेरोजगार रहते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। सर, इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए मोहतरम, मैंने पहले भी वाजे किया और अब आपका सवाल इसलिए ज़्यादा अहम हो गया है कि आम तौर पर ये बहुत बड़े पैमाने पर गलतफहमी फैली हुई है, वरना मेरी वजाहत के बाद आपको मुतमईन हो जाना चाहिए था, लेकिन आप मुतमईन नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ये गलतफहमी बहुत बड़े पैमाने पर पाई जा रही है कि आर्ट्स के बाद लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये वाजे कर दूं कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे अहम इम्तिहान यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इम्तिहान सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, सबसे अहम इम्तिहान होता है। इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद जो हमारे तलबा हैं वो आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं और आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी का इम्तिहान देने के लिए ग्रेजुएशन शर्त है, यानी 12वीं के बाद बच्चा या तो बीए करे या तो बीएससी करे या बीकॉम करे, ग्रेजुएशन करना जरूरी है। लेकिन सारे माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, जुमला माहिरीन तालीम की ये राय है कि इन तीनों ग्रेजुएशन के जो डिपार्टमेंट हैं उसमें आईएएस के लिए जो सबसे ज्यादा बेहतरीन डिपार्टमेंट है वो है आर्ट्स का। अगर बच्चा आर्ट्स से ग्रेजुएशन करता है, बीए करता है, तो उसको बहुत सारे ऐसे मज़ामीन मिल जाएंगे जो आईएएस एग्जाम में ऑलरेडी मौजूद है, उसको मजीद मुताले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए। अगर वो मजीद मेहनत करेगा तो आईएएस का इम्तिहान जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो उसको पास कर सकता है और उसके अंदर पास करके जो है बड़ी अहम पोजीशन हासिल कर सकता है। बहुत शुक्रिया सर, मेरे जो भी डाउट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए। अब मैं अपने बच्चे का एडमिशन जो 11th में ही आर्ट्स फील्ड में कराऊंगा। बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बार और वाजे करना चाहूँगा कि आम तौर पर आर्ट्स के ताल्लुक से ये समझा जाता है कि आर्ट्स की कोई अहमियत नहीं है। सबसे बड़ी अहमियत आर्ट्स की ये है कि शोबे आर्ट्स एक ऐसा शोबा है जो इंसान तैयार करता है। इस शोबे की सबसे बड़ी अहमियत यही है। मैं माजरत चाहूँगा साइंस और कॉमर्स के माहिरीन से कि जो अखलाकियात का जो पहलू है उन शोबों में उसके पर कम तवज्जो दी जाती है। सबसे ज़्यादा इल्मुल अखलाकियात पर जहाँ जोर दिया जाता है वो शोबे आर्ट्स है और इसी की तरफ अल्लामा इकबाल ने इशारा किया था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। इससे भी पता चलता है कि शोबा आर्ट इंसानी जिंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा बेटा 10वीं पास कर चुका है और उसे कॉमर्स में एडमिशन लेना है। मैंने सुना है आपके कॉलेज में काउंसलिंग चालू है। यस, आपने सही सुना है। कॉमर्स के लिए किससे मिलूं? आप डॉक्यूमेंट्स लाए अपने बेटे के? हाँ मैडम। दिखाइए। ठीक है,
आप हमारे यहाँ कॉमर्स के बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक अब्बास सर है। आप अब्बास सर के पास जाइए, आपको जो भी क्वेश्चंस करना है इसके रिगार्डिंग, जो भी पूछना है आप उनके पास जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू। शुक्रिया मैडम। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? बैठ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आप बैठिए। जी मास्टर साहब, मेरा बेटा 10वीं पास कर चुका है। अच्छा। और कॉमर्स में एडमिशन लेने की जिद कर रहा है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप बताएं कॉमर्स क्या है? पहले तो आप सबसे पहले इत्मीनान हो जाइए। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान बख्श जवाब दूंगा कि कॉमर्स क्या है। आज मैं आपसे एक ऐसे फील्ड के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हर घर, हर बिजनेस और हर कंट्री की बैकबोन है, जिसे कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है बल्कि फ्यूचर है। अगर साइंस इन्वेंशन है, आर्ट्स एक्सप्रेशन है, तो कॉमर्स एग्जीक्यूशन है। कॉमर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स या मैथ्स नहीं होता है। कॉमर्स का मतलब होता है पैसे का सही यूज, बिजनेस का सही डिसीजन और फ्यूचर की सही प्लानिंग। जी सर। एक बात याद रखिए, कॉमर्स फेलियर्स का ऑप्शन नहीं है। कॉमर्स एक स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस है। सर, मास्टर साहब आपकी बात समझ गया। एक बात मुझको बड़ी परेशान कर रही है, वो जो स्कूलों में पढ़ाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको? सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट। कॉमर्स में सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे मास्टर साहब, जरा बताइए। जी जी बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाइए। कॉमर्स की जो सब्जेक्ट्स हैं, असल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स में। हम इन सब्जेक्ट्स को कॉमर्स के 4 पिलर्स भी कह सकते हैं, जिसमें से जो पहला सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। लाइफ में पैसा कमाना ही नहीं बल्कि पैसा संभालना भी जरूरी होता है, ये हमें अकाउंटेंसी से पता चलता है। जो सेकंड सब्जेक्ट होता है वो है इकोनॉमिक्स, देश का बजट, इन्फ्लेशन, मार्केट, ये सब यहीं से हमें समझ में आता है। तीसरा सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज, कंपनी कैसे स्टार्ट होती है और कैसे ग्रो होती है, ये भी हमें यहीं से समझ में आता है। और चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो मैथ्स या फिर आईटी। ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स या आईटी, जो हमारे करियर्स के दरवाजे और ज्यादा खोल देते हैं। जो स्टूडेंट्स अकाउंट स्ट्रांग रखता है उसका फ्यूचर भी स्ट्रांग होता है। मास्टर साहब, अगर मेरा बेटा कॉमर्स में एडमिशन लेगा तो कॉमर्स में कार्स कौन कौन से होंगे? अच्छा, कोर्सेज। जी अच्छा, हाँ, वही कोर्सेज कौन कौन से होंगे? जी बिल्कुल, आपको बताता हूं मैं कोर्सेज के बारे में, और साथ ही साथ में कोर्सेज के साथ में आपको इसके करियर ऑप्शंस कौन से हैं वो भी आपको बता दूंगा। आप बेफिक्र रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि कॉमर्स के बाद क्या? तो प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं सीए, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। उसके बाद जो होता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता है। और तीसरा जो कोर्स अगर जो कि फेमस है बहुत कॉमर्स में, जो है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये कॉमर्स के स्पेशल कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज आपको रेस्पेक्ट देते हैं, इनकम देते हैं और स्टेबिलिटी भी देते हैं। डिग्री और मैनेजमेंट कोर्सेज कॉमर्स के देखें तो बीकॉम, ये डिग्री कोर्स है, 3 साल का होता है। और इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, पीजी कोर्स जिसे कहते हैं, वो एमकॉम होता है बीकॉम के बाद। ऐसे ही बीबीए होता है और मास्टर डिग्री के लिए एमबीए होता है, और एक बीएमएस कोर्स। ये कोर्सेज की लिस्ट है। इसके अलावा एमबीए के बाद स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? तो मैनेजर बन सकते हैं बैंक में, फाइनेंस हेड बन सकते हैं और बिजनेस लीडर भी बन सकते हैं। जॉब और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जॉब मिल सकता है, अकाउंट एंड टैक्सेशन में जॉब मिल सकता है, स्टॉक मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में भी जॉब मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं और अपना बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हैं। कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ जॉब नहीं देता बल्कि जॉब देने वाला भी बनाता है। मास्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।
अब मैं मेरे बेटे को कॉमर्स में एडमिशन दिलाऊंगा और आप ही कॉलेज से दिलाऊंगा। जी बिल्कुल, आज हमारी ऑडियंस भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं पेरेंट्स से भी कुछ चीजें मुखातिब होकर कहना चाहूंगा कि आज का जो ट्रूथ है वो ये है कि डिग्री का जमाना चला गया, डिग्री का जमाना चला गया। आज डिग्री के साथ में स्टूडेंट्स में स्किल्स भी चाहिए। आज सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वो है जिसके पास डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो और फाइनेंस अवेयरनेस हो और डिजिटल एंड एआई टूल्स का वो यूज करना भी जानता हो। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए मैं गोल्डन एडवाइस देना चाहूंगा कि इंटरेस्ट से फील्ड चूज करो, मार्क्स से ज्यादा, बच्चे के मार्क्स से ज्यादा उसके कंसेप्ट पे फोकस करो। 10th एंड 12th को लाइटली मत लीजिए। हर सक्सेसफुल पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कंसिस्टेंट जरूर होता है। आज का स्टूडेंट कल का बिजनेसमैन बन सकता है, आज का स्टूडेंट कल का बैंकर बन सकता है, आज का स्टूडेंट कल का सीए बन सकता है, आज ही का स्टूडेंट कल का सीईओ बन सकता है, आज ही का स्टूडेंट कल का फाइनेंस एक्सपर्ट भी बन सकता है। बस अगर हमें जरूरत है तो इस बात की जरूरत है कि सही फील्ड हमें चूज करना है, सही गाइडेंस लेना है और हम सेल्फ बिलीफ हमें करना है। कॉमर्स वो फील्ड है जहां मेहनत पैसा बनती है और समझदारी सक्सेस। थैंक यू। शुक्रिया मास्टर साहब। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम मिस। बाहर मशहूर है कि अलहमद स्कूल में कैरियर गाइडेंस का कोई प्रोग्राम चल रहा है और मेरी बच्ची है जो 10वीं में पढ़ रही है। 10वीं के बाद उसने साइंस फैकल्टी 11वीं में एडमिशन लिया हुआ है। ये इसके रिजल्ट है। तो आप बताओ मैं साइंस के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने के लिए किसके पास जाऊं? ये आपकी बच्ची का 10th का रिजल्ट है। जी जी मैम। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। आप डिजर्व करती हो साइंस में। आप साइंस सब्जेक्ट के लिए रोशन सर है, आप उनके पास जाके आपको जो भी नॉलेज है आप ले सकते हैं। हाँ? शुक्रिया मिस जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मुझे बताया गया है कि आप मुझे साइंस के बारे में मालूमात देने वाले हो कि इन फ्यूचर उसके कैरियर के लिए 12 के बाद क्या ऑप्शन हो सकता है, ज़रा आप मुझे इस ताल्लुक से बता दीजिए। देखिए, अगर आपकी बच्ची साइंस से अगर पढ़ रही है तो 12th के बाद उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर वो साइंस फील्ड में ही रहना चाहती है और उसमें 2 फील्ड तो फेमस है कि इंजीनियरिंग का और एक मेडिकल फील्ड। उसमें BTech या सिंपल BSc कर सकते हैं, या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो MBBS, BUMS, BDS बहुत सारे कोर्सेज हैं और बैचलर ऑफ फार्मेसी, B.Pharm वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि वो आर्ट्स से और कॉमर्स से नहीं पढ़ी है तो उस फील्ड में नहीं जा सकती है, वो उस फील्ड में भी स्विच कर सकती है। मतलब सिंपली वो B.Com कर सकती है, BA कर सकती है। ठीक है, ये सारे उसके लिए ऑप्शंस हैं 12th के बाद। अब मुझे ये बताइए कि उसका तब लर्निंग स्किल क्या, बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्या उसके लिए बेहतर होगा। सर उसने साइंस IIT में एडमिशन लिया है। IIT उसका स्किल अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करती है। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें एडमिशन के क्या प्रोसेस है उस ताल्लुक से आप मुझे बता दीजिए थोड़ा। देखिए, IIT जो है ये पहली IIT जो है 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस्टेब्लिश कराया था। वो IIT खड़गपुर है। उसका मकसद यही था कि इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको कलेक्ट किया जाए और उनका स्किल और अच्छे से डेवलप किया जाए। और आज भी IITian जो है पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जहाँ पर भी वो लीडिंग है, कहीं पीछे नहीं है। तो IIT कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अभी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्राइटेरिया है NTA का, उसके लिए आपको साथ में HSC बोर्ड, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, उसमें अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है बच्ची तो उसको 75% कंपलसरी है पर मार्क्स होना चाहिए। और अगर SC ST से बिलोंग करती है तो 65%। ये तो पहला क्राइटेरियन हो गया उसका। उसके अलावा उस बाद 2 फेज में जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको JEE के नाम से जानते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
लेकिन आईआईटी ही नहीं, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके भी अक्रॉस इंडिया 32 कॉलेजेस हैं और कुल मिला जुला के उसमें बीटेक की सीटें लगभग 24,000 हैं। तो वहाँ पर भी एडमिशन जो है JEE के ही थ्रू होता है। तो लेकिन ये आईआईटी में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, आईआईटी वाले क्या करते हैं, उसमें जो है 25% स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनका फिर से एक टेस्ट लेते हैं और वो कहलाता है, ये प्रिलिमिनरी जो है वो JEE मेन है और जो नेक्स्ट स्टेप वाला रहता है वो क्या है, JEE एडवांस। तो JEE एडवांस में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं और आईआईटी में जो तो अभी एट प्रेजेंट टोटल इन वेरियस स्टेट्स पूरे इंडिया में 23 कॉलेजेस हैं और लगभग 18,000 प्लस सीटें हैं बीटेक की। इसमें स्लाइटली फ्लक्चुएशन पर ईयर होता रहता है, मैं लास्ट ईयर का डाटा बता रहा हूँ। तो उसमें अगर वो सेलेक्ट हुए तो आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन इन केस अगर JEE एडवांस वो क्रैक नहीं कर पाती है तो उसका JEE मेन का जो परसेंटाइल है उसके बेसिस पे वो एनआईटी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकती है और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो ये उसका एडमिशन प्रोसेस है आईआईटी और एनआईटी का। और कोई क्वेरी हो तो बताइए। सर आपने अभी बताया, बहुत अच्छी मालूमात जी। JEE जरा उसको आप और वजाहत से बताएंगे कि JEE की तैयारी किस तरह की जाए कि ताकि वो आगे फ्यूचर में बढ़ सके। हाँ, JEE की तैयारी के लिए सही माने में JEE की तैयारी अगर करना है तो बच्चे को 9th क्लास से ही लग जाना चाहिए, तो वो बेहतर होगा। वहाँ कोई JEE एग्ज़ाम में बच्चे का नॉलेज खाली टेस्ट नहीं किया जाता है, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन सब नए क्वेश्चन रहते हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे का अगर एप्टीट्यूड डेवलप्ड है, स्किल डेवलप्ड है, तो अभी वो उसको रिस्पॉन्स आंसर कर सकता है। तो उसके लिए अगर 11 में बच्चा आ गया तो उसको NCERT जो CBSE बोर्ड में बुक पढ़ाया जाता है, बुक चलती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बायो तो उसमें ज़रूरी नहीं है, तो उससे भी स्टडी करना चाहिए। उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो स्पेशली इसकी तैयारी करवाते हैं, तो अगर वहाँ अप्रोच नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उनका नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो रिफ़र कर सकते हैं तैयारी करने के लिए, तो ये बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आईआईटी के बाद तो बच्चे का स्किल तो इतना डेवलप हो जाता है कि उसको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सर बताते थे, अगर ज़िंदगी में कभी एग्ज़ाम नहीं देना है तो आईआईटी क्रैक करो। आईआईटी के बाद जो कंपनी आती है, कैंपस आता है कॉलेज में, उनका कोई इंटरव्यू, कोई जो है GDPI, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट, कोई रिटर्न टेस्ट, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के नाम पे कुछ वहाँ पे रहता नहीं है। तो उसके बाद में अगर वो उसको कैरियर सेलेक्ट करना है, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कैरियर्स हैं। अगर उसका कंप्यूटर स्किल, मैथमेटिकल स्किल अगर अच्छा है तो उसके लिए एक बेहतर कैरियर वो डेवलप कर सकते हैं। फील्ड है डाटा साइंस, उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब के बहुत इंक्रीजिंग स्कोप हैं। अब्रॉड की बात कर रहा हूँ मैं, खाली इंडिया की बात नहीं। वैसे भी आईआईटी वाले इंडिया में रुकते कहाँ हैं, उनको इतना पैकेज यहाँ नहीं मिल पाता है। और उसके बाद में फिर एक और है ये एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, उसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी, इसका भी स्कोप बढ़ते जा रहा है। तो ये सब फील्ड ऐसे इनोवेटिव फील्ड है, आप वो कैरियर वो अपना बना सकते हैं। और कोई सवाल है तो बताइए। नहीं सर, बहुत सारी मालूमात आपने मुझे दे दी, इंशाल्लाह मैं इसको फॉलो करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में तमाम वालिदैन और सरपरस्त को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि तालीम जो है अपने आप में एक दौलत है, उसको दौलत के तराजू में नहीं तौल सकते, उससे किसी भी चीज़ के किसी नीमत से मुआवजा नहीं कर सकते। ईमान के बाद अगर कोई दौलत है वैल्यूएबल, तो वो क्या है, तालीम है। तो आप अपने बच्चों को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी फील्ड में पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए ज़रूर। अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए अभी हमारे स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट बैठे हैं, आपको जो है गाइड करेंगे कि किस तरीके से उसको भी ओवरकम किया जा सकता है। तो अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर पढ़ना चाहता बच्चा तो आप उसको ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि तालीम एक रोशनी है जो बच्चे को पूरा दुनिया दिखाती है
और आपका भी फर्माबरदार बनाती है। अक्सर ऐसा देखा गया जो कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़ते हैं, तालीम से महरूम रह जाते हैं, वो सबसे पहले उनकी ही नाफरमानी करते हैं। इस तरह की बातें आती है। तो मुझे एक जो है बचपन में एक संस्कृत में श्लोक पढ़ा था, वो मुझे याद आ रहा है कि तालीम की अहमियत क्या है। उसमें यह है कि माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठित ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर माँ बाप अपने बच्चे को सही तालीम नहीं देते हैं तो उसके दुश्मन की तरह है। जैसे कि क्योंकि वो जब एडुकेटेड लोगों के बीच में जाएगा तो उसकी पर्सनालिटी छुप जाएगी, उसको कोई नहीं पहचानेगा। जैसे कि हंसों के बीच में एक बगुला स्टॉर्क होता है, वो छोटा है हालांकि वाइट होता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी वहाँ पे छुप जाती है, उसको कोई नहीं पूछता है। तो इसी तरीके से किसी भी हाल में बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चे के अंदर चाह है, आप चाहते हैं, तो कोई भी रुकावट जो है, कोई भी जो है प्रॉब्लम रुकावट नहीं बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। मैडम, मुझे ना डॉक्यूमेंटेशन के मुतालिक कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल करना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किनसे रब्ता कायम करना होगा? ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको हमारे यहाँ इरशाद सर अवेलेबल है। आप इरशाद सर के पास जाइए, आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं आपको इजीली वो आंसर देंगे। ठीक है, इरशाद सर देखिए वहाँ पर अवेलेबल है। जज़ाकल्लाह। मेरा माइक फेल होता है। सर जी बिल्कुल बैठिए। थैंक यू। सर, क्या मुझे पानी मिल सकता है? जी बिल्कुल, ये लीजिए। लगता है आप बहुत थकी हुई है। हाँ, एक्चुअली बहुत दूर से पैदल चल के आए ना, इसलिए थक गए। जी जी, पीजिए। जज़ाकल्लाह। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे ये जानना है कि अक्सर हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनके नामों के स्पेलिंग्स में जो मिसमैच होता है, इससे हमें कैसे बचा जा सकता है? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमारे बच्चे के जो अहम कागजात और दस्तावेज़ात जो रहते हैं, उन्हें किस तरह हम महफूज और मुनज़्ज़म अंदाज में संभाल कर रख सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट पर जो नाम होता है, वही आगे जाके आपके सारे डॉक्यूमेंट पर सेम होना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट से, ये सारे जगहों पे आपके बच्चों का नाम सेम होना चाहिए। अगर हो सके तो आप अपने बच्चे का एक फोल्डर या फाइल बना लें। ना सिर्फ आप अपने बच्चे का, बल्कि घर में रहने वाले तमाम बच्चों का और आपका भी एक फोल्डर और फाइल बना ले, ताकि ज़रूरत के मौके पर आपको यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े और वो फाइल में महफूज रख सके, ताकि उसे फौरी तौर पर आप देख सके। इसके अलावा आप डिजी लॉकर का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये डिजी लॉकर क्या होता है? जी, डिजी लॉकर गवर्नमेंट से अप्रूव है। इसमें आप अपने सारे ज़रूरी दस्तावेज संभाल कर रख सकते हैं। ये आप जैसे कभी किसी जगह बाहर चली गई और आपको फौरी तौर पर कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पेश आई, तो डिजी लॉकर से आप किसी को भी शेयर या प्रिंट निकाल सकते हैं। तो डिजी लॉकर का आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जी बिल्कुल, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको तहसीलदार ऑफिस जाना होगा। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देना होगा और कुछ ज़रूरी कागजात जमा कराने होंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस इनकम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। इसे अथॉरिटीज़ बाद में वेरीफाई करेंगे और ये आपको 7 से 15 दिनों में बनकर मिल जाएगी। इसी तरह डोमिसाइल के लिए भी आपको तहसीलदार ऑफिस जाना होगा और वहाँ पर एप्लीकेशन देना होगा। इसमें भी आपको कुछ ज़रूरी कागजात जमा कराने होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेसिडेंशियल प्रूफ।
ये भी आपको 7 से 15 दिनों में बनकर मिल जाएंगी। सर, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स जो मुझे मेरे बच्ची की एजुकेशन में मदद कर सके, क्योंकि सर मैं माशी तौर पे बहुत कमज़ोर हूँ। देखिए, आज के दौरे हालात में तमाम लोग माशी तौर पर कमज़ोर ही होते हैं आपकी तरह, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी वजह से आपके बच्चे आगे फ्यूचर में अच्छी से अच्छी तालीम ले सकते हैं, वो भी कम अखराजात में। उसमें से कुछ सर्टिफिकेट्स ये है जिसमें EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम होती है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, जिससे आपके बच्चों का मुख्तलिफ कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप में भी EWS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है तो उसकी भी सर्टिफिकेट्स बनती है और उसका भी कार्ड बनता है, जैसे UDID कार्ड। सर, ये UDID कार्ड कौन सा कार्ड होता है, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, UDID कार्ड का मतलब होता है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। ये आपको, अगर आपका बच्चा हैंडीकैप है तो ये सर्टिफिकेट्स आपको अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से बनाई जानी होगी। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपका बच्चा कोई दूसरे स्टेट में तालीम हासिल कर रहा हो और उसे किसी दूसरे स्टेट में तालीम हासिल करनी है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा OBC सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल आप अपने बच्चे की तालीमी तरक्की के लिए कर सकती है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी तफसीलात के साथ हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं किससे कांटेक्ट करूं? आपको स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात चाहिए? ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए हमारे यहाँ पे एक लेडीज टीचर है अंजुम मिस, आप उनके पास जाइए। आपको जो भी क्वेश्चंस करना है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने स्कॉलरशिप के बारे में सुना था, ये स्कॉलरशिप क्या होती है? वालेकुम अस्सलाम। आप स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहती हैं? जी मैडम। देखिए, स्कॉलरशिप माली मदद होती है जो गरीब मगर मेहनती और ज़हीन बच्चों को फराहम की जाती है ताकि वो अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकें। मैडम, मेरे बच्चे बहुत मेहनती और ज़हीन हैं, मैं उन्हें बहुत पढ़ाना चाहती हूँ, मगर मेरे शौहर की आमदनी इतनी नहीं है कि मैं उनकी तालीम आगे कंटिन्यू रख सकूं, तो मैं क्या करूं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहती हैं। आप एक अच्छी और जिम्मेदार माँ हैं जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करती हैं। जैसा कि आपने कहा आपके बच्चे ज़हीन और मेहनती हैं, तो आप स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिलाइए उन्हें, और अगर वो स्कॉलरशिप में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी और आपको फीस में सहूलत हो जाएगी। तो मैं आपको तफसील से स्कॉलरशिप के बारे में बताती हूँ। देखिए, हुकूमत महाराष्ट्र और बहुत से प्राइवेट अदारे हैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं ताकि गरीब बच्चे भी तालीम हासिल कर सके और मुल्क में शरअ तालीम में इजाफा हो। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से महा DBT पोर्टल के ज़रिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ये पहली से 10वीं जमात के तलबा के लिए होती है। अगर बच्चा चौथी में और 7वीं में स्कॉलरशिप इम्तिहान उसे देना होता है, अगर चौथी में स्कॉलरशिप इम्तिहान देता है और कामयाब हो जाता है तो उसे 5वीं, 6ठी और 7वीं में स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर बच्चा 7वीं स्कॉलरशिप इम्तिहान देता है और कामयाब हो जाता है
तो उसे 8वीं 9वीं और 10वीं में स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के तलबा के लिए होती है। इसके अलावा माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, NTS नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप और लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए खुसूसी तौर पर लड़कियों को सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर किसी घर में सिंगल गर्ल चाइल्ड है और उसका कोई भाई नहीं है तो वो सावित्रीबाई फुले इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठा सकती है। इसके अलावा अगर निजी या प्राइवेट अदारों की बात करते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट अदारे हैं जो बच्चों की माली एयानत करते हैं, जैसे टाटा ट्रस्ट स्कॉलरशिप, रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप, LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप, अहले हदीस ट्रस्ट, मास्को ट्रस्ट, ज़कात फाउंडेशन। और आपको ये बात मालूम होगी हमारे अलहम्द हाई स्कूल में भी शाकिरिन निसा ट्रस्ट के ज़रिए बच्चों की माली एयानत की जाती है, उनकी माली मदद की जाती है जो बच्चे फीस वगैरह नहीं भर सकते। ये चालू है। मगर मैडम इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करने का और कौन कौन से कागजात ज़रूरी होते हैं? हाँ देखिए, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। इसके लिए अहम दस्तावेज़ात होना आपके पास लाजमी है, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और बच्चे की गुज़िश्ता साल की मार्कशीट। उसके अलावा चंद अहम बातें भी आपको ज़हन नशीन रखना चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप भरने में इंटरेस्टेड हैं, कि स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख क्या है, तमाम दस्तावेज़ात दुरुस्त हैं या नहीं, बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, फॉर्म ऑनलाइन या स्कूल या कॉलेज के ज़रिए जमा करें, मोबाइल नंबर जो आप फॉर्म पे देते हैं, फॉर्म में फिल करते हैं, वो एक्टिव होना ज़रूरी है। ये चंद अहम बातें आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे स्कॉलरशिप के ज़रिए मैं अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी और जब भी फ्यूचर में मुझे इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहा तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। जी ज़रूर, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। और आपको मैं ये बताते चलूँ कि स्कॉलरशिप की रकम बराह रास्त बच्चों के अकाउंट में आती है, जो कि सालाना तकरीबन 12,000 तक होती है। आप ज़रूर अपने बच्चों को स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिलवाइए और उनकी तालीम जारी रखिए। मैं तमाम वालिदैन और सरपरस्तों से यही कहना चाहूँगी कि माली कमज़ोरी के तहत अपने बच्चों को तालीम से महरूम ना रखें। स्कॉलरशिप स्कीम्स के ज़रिए फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को ज़रूर ब ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। मैडम वो कुछ मालूम पड़ा कि अलहम्द स्कूल में कुछ बच्चों के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है, कहा आपने। ये स्टार्टअप क्या है, ऐसा मैं सुना हूँ। अच्छा, आपको स्टार्टअप के बारे में हाँ, इंफॉर्मेशन हाँ। चाहिए? ठीक है, हम आपको शर्जिल सर का नाम बताते हैं। शर्जिल सर के पास जाइए। ये देखिए, आप यहाँ पे जाइए। शर्जिल सर। बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। जी फरमाइए। सर मेरा भाई अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है ना, रोजगार के ताल्लुक से बहुत परेशान है वो, इस बारे में कुछ आप बस मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं।
रोजगार हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला है और ये मसला आज से नहीं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 में जब आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक बेरोजगारी हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास पढ़े लिखे अफराद तो मौजूद है लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है सनतों की कमी। हमारे मुल्क में सनतें बहुत कम पाई जा रही है जिस हिसाब से हमारे मुल्क की आबादी है। आज हर कोई शख्स जॉब चाहता है मगर जॉब देगा कौन, ये सबसे बड़ा मसला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है जो अभी तरक्की कर रहा है। इस वजह से हमारे वहाँ सनतों की बहुत ज़्यादा कमी है और जब सनतें नहीं होंगी तो रोज़गार भी नहीं होगा। इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारे मुल्क ने बहुत सारे पॉलिसियाँ बनाई, हुकूमत हिंद ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, लेकिन अफसोस हम अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसलिए एक नई स्कीम 16 जनवरी 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया, जिसके ज़रिए बहुत से युवाओं यानी कि नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा। सर ये स्टार्टअप क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी रहनुमाई करता हूं। असल स्टार्टअप का जो सही तारुफ है वो ये होता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नई और जदीद चीज़ों को बाज़ार में मुतारिफ कराना और एक नया कारोबार शुरू करना ताकि उसके ज़रिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया हो सके। मैं आपको हिंदुस्तान में और हमारे भिवंडी में भी, हिंदुस्तान में जैसे ओला, उबर और जोमेटो है, इसी तरीके से भिवंडी में क्रिस फूड, जेडलो जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म खोले गए हैं जो कि एक स्टार्टअप की मिसाल है। सर कारोबार करने के लिए एक सरमाए की ज़रूरत होती है, तो सरमाए कैसे? जी जी बिल्कुल, मैं इसी बात पर आ रहा था। अब जब बात होती है कारोबार की तो लोग पहला सवाल यही पूछते हैं कि हम कारोबार करना चाहते हैं, हमारे पास कारोबार के लिए प्लान भी है, आइडिया भी है, मगर सरमाया नहीं है। बिल्कुल, सरमाया जो है किसी भी कारोबार के लिए रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। जिस तरीके से या हम उसे ब्लड भी कह सकते हैं, जैसे हमारे बॉडी से अगर खून निकाल लिया जाए तो बॉडी कोई काम की नहीं रहती, उसी तरीके से अगर बिजनेस में से सरमाया यानी कि कैपिटल निकाल लिया जाए तो बिजनेस कोई काम का नहीं रहता। तो अब ये इस परेशानी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीमें निकाली है जिसमें वो बिल रास्त और बराह रास्त आपकी मदद करती है। जैसा कि स्टार्टअप फंड 10,000 करोड़ रुपीस, 10,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट में पास किया है जिसके ज़रिए आपको स्टार्टअप में मदद मिलेगी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लोन की, उस लोन की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने इस तरीके से सॉल्व किया है कि विदाउट कोलेट्रल यानी कि बेगर कोई चीज़ की ज़मानत दिए या गिरवी रखे आपको हुकूमत कम शरह सूद पर लोन फराहम करती है जिससे आप बिजनेस कर सकते हो। और सिर्फ कम शरह सूद पर नहीं, अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो आपको कम अज कम सब्सिडी के साथ, जैसे कि 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया है तो आपको 12 लाख, 13 लाख, 11 लाख अदा नहीं करना है, बल्कि आपको 10 लाख की जगह 7 लाख और 8 लाख रुपया अदा करना है। बाकी पैसा गवर्नमेंट आपको दे रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लाए हैं और आज की दौर के हिसाब से आप सभी ने देखा होगा, मैं ऑडियंस से मुखातिब हूं, अगर देखा है तो हाँ में बोलेंगे। शार्क टैंक नाम का एक प्रोग्राम है, शार्क टैंक नाम का एक प्रोग्राम है जिसमें नए नए स्टार्टअप के लोग आते हैं और उन्हें वहां से फंडिंग और इन्वेस्टमेंट दिया जाता है ताकि आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। बहुत अच्छे सर। सर मैं अपने शहर में रहकर ही कारोबार करना चाहता हूँ। बिल्कुल, हर कोई
शख्स यही चाहता है कि वो जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर ही रोजी मिले, और ये वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है कि अगर आप जिस मुकाम पर हो वहीं आपको रोजी मिल रही है। तो मैं कुछ कारोबार ऐसे बताऊंगा जो आप अपने शहर में रहकर ही कर सकते हैं। ऐसे मिसाल के तौर पर पहले खाना बेचने का काम सिर्फ रेस्टोरेंट का होता था, खाना बेचने का काम सिर्फ रेस्टोरेंट का होता था, मगर आज के जदीद दौर में क्लाउड किचन एक कंसेप्ट है जिसमें अगर आप या कुछ ख्वातीन जो खाना बनाने में महारत रखती है तो अपने ही किचन से बेहतरीन और आला किस्म के खाने बनाकर उन्हें अच्छे दामों में अपने ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर, जैसा कि अभी मैंने इससे पहले भी कहा था, जोमेटो, क्रिस फूड, जैडलो और कई सारे ऐप अवेलेबल है। आप इससे बेचकर 50 से 60% तक मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ, आजकल डिस्पोजेबल का दौर आया है, हर चीज़ डिस्पोजेबल होती है। तो आप 3 से 4 लाख रुपए की मशीनरी के ज़रिए आप डिस्पोजेबल चीज़ें बना सकते हैं, कप, ग्लास, प्लेट वगैरह, और उसे भी रिटेल और होलसेल में सेल करके बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। और अब ख्वातीन और बच्चे सब गौर फरमाएं, ये जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम है। रीसेलिंग, ऑनलाइन रीसेलिंग, ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इसका सबसे फायदा ये है कि पहले के दौर में ऐसे होता था कि दुकानदार पहले चीजें खरीदता था, उसके बाद लोगों को बेचता था, मगर इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप पहले चीजें बेचेंगे, उसके बाद आपको खरीदना है, जिसे रीसेलिंग कहते हैं। ना कोई दुकान खोलनी है, ना कुछ करना है, बस आप अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इमेजेस पोस्ट करके आप चीज़ें बेच सकते हैं, और जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप उसे खरीदकर उसे 2-3 दिन के अंदर डिलीवरी दे सकते हैं। ये एक रिस्क फ्री बिजनेस है, इसमें लॉस का कोई चांस नहीं है। उसके बाद अगर आप पढ़ाने में और अच्छे फाइनेंशियल फील्ड में महारत रखते हैं तो आप अकाउंटिंग कंसल्टेंसी फर्म भी ओपन कर सकते हैं, जिसके जरिए आप कई सारे लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आज के जदीद दौर में यूट्यूब हम सब इस्तेमाल करते हैं, मगर आपको पता है यूट्यूब पैसा कमाने का एक बेहतरीन जरिया है। अगर आप कोई भी स्किल रखते हैं तो उसे वीडियो रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके शायकीन यानी आपके फैंस को वीडियो पसंद आती है तो एक वक्त बाद यूट्यूब जो है आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा, और उसके जरिए भी आप घर बैठे बैठे अच्छी खासी इनकम जो है कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सामईन से मुखातिब हूं कि जॉब और जॉब, हम जब से पढ़ रहे हैं स्कूल में या कहीं पे कोई भी करियर गाइडेंस के प्रोग्राम में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि बेटा ये पढ़ लो अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये कर लो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये कर लो अच्छा ये मिल जाएगा, मगर ये नौकरी और ये जॉब देगा कौन? अगर सब जॉब लेने वाले हैं तो देने वाला कौन है? इसलिए मैं कहता हूं बी अ एंटरप्रेन्योर नॉट अ जॉब सीकर। एक कारोबारी बने, ना कि जिंदगी भर जॉब की तलाश करे। जब हम सब लोग जॉब देने वाले बनेंगे तो जॉब ज्यादा हो जाएगी, ना कि जॉब लेने वाले। शुक्रिया। हेलो, मोहतरम हाजरीन, अभी आप स्टेज पर जो प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे, ये दिखाने का मकसद सिर्फ आपकी तफरीह तबाह नहीं है, बल्कि इसके जो अहम मकसद है वो ये है कि आपको इस कैरियर काउंसलिंग के जो बारीकियां हैं उसके ताल्लुक से आपको बताया जा सके। देखिए, जिस तरीके से एक डॉक्टर, जिस तरीके से एक बीमार शख्स अपनी बीमारी के इलाज के लिए किसी माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से अपने नौनिहालों के मुस्तकबिल के
ताबनाक मुस्तकबिल के लिए आपको उनके करियर के इंतखाब करने के लिए किसी माहिर और तजुर्बेकार करियर काउंसलर की रहनुमाई के लिए आपको जाना चाहिए। देखिए, करियर का जो इंतखाब है ये किसी बच्चे के लिए बहुत ही अहम होता है। एक बार अगर आप गलत करियर का इंतखाब कर लिए तो यकीन जानिए कि गोया उस बच्चे की ज़िंदगी को आपने बहुत पीछे कर दिया। लेकिन अगर सही रहनुमाई आपने हासिल की किसी करियर काउंसलर से तो एक कमज़ोर बच्चा, एक मामूली बच्चा भी गैर मामूली कारकर्दगी या गैर मामूली काम जो है वो अंजाम दे सकता है। मैं अपने तमाम बच्चों से जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ख्वाब ज़रूर देखें, लेकिन ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए उस ख्वाब को जो है बरूए कार लाने के लिए आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए। इसके अलावा अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन और बेहतरीन करियर काउंसलर से आपको उनका ताउन, उनकी रहनुमाई लेनी चाहिए। इसके अलावा आप सबके लिए हमारे अलहम्द स्कूल के दरवाजे इस मुनासबत से हमेशा खुले हैं और शहर में बहुत सारे करियर काउंसलर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपको बड़े मुखलिसाना रहनुमाई और बड़ी मुखलिसाना सलाह मशवरा देंगे। तो इस जानिब आप लोग ख़ास तवज्जो दें कि अपने बच्चों के करियर के ताल्लिक आप लोग जो करियर काउंसलर हैं, आपके जो असातिज़ा हैं, उनसे आप लोग बराबर राब्ते में रहें। ये बहुत ही अहम मसला है कि हम जो है करियर काउंसलिंग या गाइडेंस के बगैर एक दूसरे की देखा देखी हम अपने बच्चे का एडमिशन करा लेते हैं कहीं पर भी, किसी कोर्स में जहां पर शायद यू टर्न नहीं होता। आइए हम सब मिल करके एक अहद करें आज। वो अहद ये है कि बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले जज्बात से नहीं, एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा कि बच्चों के फैसले के मुस्तकबिल के फैसले जज्बात से नहीं बल्कि सही मशवरे और सही रहनुमाई से करेंगे। शुक्रिया। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में। سميع بصير عليم خبير كريم رحيم عظيم جليل। खुदा तो वो है, 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 खुदा तो वो है। वही झुकेगा ये सर हमारा के जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही झुकेगा ये सर हमारा के जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। जो दिन के पर्दों पे
शब बिछा दे, जो रात को फिर सहर बना दे, गमे खिजा को बहार कर दे, शजर को फिर बासमर बना दे। वो शाखे हसरत गुलाब कर दे, महक से फिर लाजवाब कर दे, जो दिल के सहरा को सब्ज कर दे, जो रो पड़ूं तो गोहर बना दे। जो मेरी जान के करीब तर है, नजर में जिसकी मेरा गुमा है, वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है। जबल के सीनों में जिंदगी को जो सब्ज पत्ती खिला रहा है, जो रेगिस्तानों की धूप में भी कई चरिंदे जिला रहा है। हवा की नुसरत से ये परिंदे अताए पर से उड़ा रहा है, मदार गर्दिश की हद बनाकर निजाम कुदरत चला रहा है। उगा रहा है, खिला रहा है, कि दो जहां का वो मेज़बान है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। तू ही खुदा है, तू ही खुदा है, तू ही खुदा है, तू ही खुदा है। ये जलते बुझते ये झिलमिलाते कसम खुदा की खुदा नहीं है। ये सरसराते ये टिमटिमाते कसम खुदा की खुदा नहीं है। उरूज वाले जवाल वाले ये नींद वाले निढाल वाले गहे फना में ये आते जाते कसम खुदा की खुदा नहीं है। खुदा तो वो है अजल से जारी, बका है जिसको वो जाविदा है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। समीउन बसीरुन अलीमुन खबीर, करीमुन रहीमुन अज़ीमुन जलील। बारी ताला जूनियर सीनियर केजी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने बड़ा बेहतरीन मुजाहरा किया और हमद बारी ताला पेश की। अब मैं नज़्म स्कूल जाना है, हमारे शेड्यूल में शामिल प्रोग्राम है स्कूल जाना है। अलीज़ा एंड ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के तलबा और तालिबात को आवाज़ दूंगा कि वो आए और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम के सामने नज़्म स्कूल जाना है पेश करें। इस नज़्म की तैयारी में तलबा और तालिबात का ताउन किया है मोहतरमा दिलशाद साहिबा ने और मोहतरमा सौबिया साहिबा ने। स्कूल
बच्चों के लिए निहायत अहम मकाम है और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अक्सर बच्चे बहुत शौक़ और ज़ौक़ के साथ स्कूल जाते हैं और उसी जज्बे का इजहार इस नज़्म के ज़रिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे करने जा रहे हैं। अलीज़ा एंड ग्रुप। नज़्म की पेशकश के लिए ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा। दोपहर में खाना भी तो, और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है।
देते हैं, मुझको फिर नहला देते हैं, पहना के यूनिफॉर्म ये जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। बात सुनो आज घर से बाहर पैर नहीं पाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। मम्मी खेलने भी ना देती है, बेटे पढ़ ले बस चिल्लाती है, होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। मम्मी खेलने भी ना देती है, बेटे पढ़ ले बस चिल्लाती है, होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है।